हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होप द राइजिंग वेव। तो आज हम प्रैक्टिस सेट सेकंड लाए हैं एमसीक्यूज अकाउंटेंसी पे, जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो आज जो एमसीक्यू हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग कंसेप्ट। मींस जो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग है उसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं जो कि थ्योरी होती है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन या अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिफरेंट डिफरेंट नाम से इन्हें जाना जाता है। बट जितने भी हमारे पास ये अकाउंटिंग कंसेप्ट है या प्रिंसिपल है या कन्वेंशन है, ये बेसिक एजप्शंस है। ये क्या है? बेसिक एजप्शन। अगर एग्जाम में आएगा भी क्या यह हमारे पास क्या है, तो ये सिंपल एजप्शंस है। कोई हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो हमारे पास अकाउंटिंग कंसेप्ट है, अकाउंटिंग कंसेप्ट हमारे पास एब्सोल्यूट नहीं है। ये एब्सोल्यूट नहीं है कि मतलब ये है तो यही सबको फॉलो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये डायनेमिक है। ये क्या है? डायनेमिक है। मतलब कोई चेंज कर सकता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं। अगर डिफरेंट एंटिटी को चेंज करना है तो क्या इससे इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, जब हम चेंज करेंगे तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम फिर इनको चेंज करते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा हम जानेंगे कि हमारे पास जो अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कभी कभार हमारे पास इसमें जितने भी अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं, इनमें तीन ही सिर्फ हमारे पास ऐसे कंसेप्ट हैं जिनको हम कन्वेंशंस कहते हैं। अब अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होती है, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन हमारे पास क्या होती है, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब ये है, देखो हमारे पास एक बिजनेस एंटिटी है, उस बिजनेस एंटिटी में एक पर्सन होता है जिसको हम कहते हैं अकाउंटेंट। क्या होता है? अकाउंटेंट का काम क्या होता है? बुक कीपिंग करना और उसके बाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पहुंचाना डिफरेंट यूजर्स को। इसका काम क्या है? इसका काम है बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करना बिजनेस ट्रांजेक्शन को। उसके बाद उस बिजनेस एंटिटी की क्या हेल्थ है, मतलब उसने क्या परफॉर्म किया है और एंटायर ईयर में या पूरे अकाउंटिंग पीरियड में कितना परफॉर्म किया है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रहा है, एसेट और लाइबिलिटीज की पोजीशन क्या रही है, वो डिफरेंट यूजर्स को वो पहुंचा देता है। मींस वी आर रिपोर्ट्स, दैट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ठीक है, तो डिफरेंट यूजर्स के पास जब वो पहुंचता है तो वो फिर डिसीजन लेते हैं। अब हमारे पास जब बिजनेस एंटिटी होती है, अगर हमने एक बिजनेस एंटिटी, देखो हमारे पास बिजनेस एंटिटी ए है, बिजनेस एंटिटी बी है, बिजनेस एंटिटी सी है। मैं अगर यूजर हूं, मैं अगर सपोज एक स्टेक होल्डर हूं या शेयर होल्डर हूं या मैं लेंडर हूं, मैं एक क्रेडिटर हूं किसी कंपनी का, मतलब मैं लोन प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मुझे जानना है कि ये कंपनी ने क्या परफॉर्म किया, ये कंपनी ने क्या परफॉर्म किया, ये कंपनी ने क्या परफॉर्म किया। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये कंपनी जो है इससे बेटर है, इसकी लिक्विडिटी जो है, इस सपोज में लोन प्रोवाइडर हूं तो मुझे लिक्विडिटी जानना है। तो हमारे पास ये जो हमारे पास कंपनी ए होगी, इसकी लिक्विडिटी ज्यादा होगी बी से या बी की सी से ज्यादा, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें तब पता चलता है जब हमारे पास दो कंपनीज के बीच में जो हमारे पास फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगी, फाइनेंशियल पोजिशन होगी, उसको अगर हम कंपेयर कर सकेंगे। अच्छा, अगर हम कंपेयर कर सकेंगे तो उसका कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होनी चाहिए जो दोनों ने फॉलो किए होंगे। देखो, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कंपनी ए है और कंपनी बी है, ऑर्गेनाइजेशन ए या ऑर्गेनाइजेशन बी है, मुझे देखना है कि कौन सी कंपनी बेटर होगी जिसमें मैं अपना पैसा लगाऊंगा। ठीक है कि नहीं? तो मुझे इनके दोनों के बीच में कंपेयर करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मुझे ये कंपनी जो है ये अकाउंटिंग कर रही है, ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रही है किसी प्रिंसिपल के बेसिस पर, और बी जो है सपोज ये प्रिंसिपल 1 के बेसिस पर काम कर रही है, बी जो है प्रिंसिपल 2, और 1 और 2 प्रिंसिपल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो एक जैसे बिल्कुल नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो मैं कैसे कर, बेसिस तो कोई है ही नहीं जिसके बेसिस पर मैं इनकी परफॉर्मेंस कंपेयर करूंगा, क्योंकि इसने तो कोई और प्रिंसिपल फॉलो किया है, इसने कोई और प्रिंसिपल फॉलो किया है। तो इसका मतलब यह है कि मैं यहां पर इन दो कंपनीज की परफॉर्मेंस को कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। इसलिए पूरे अकाउंटेंट जो है पूरे वर्ल्ड में हमारे पास जो अकाउंटेंट है उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। क्या करने हैं? बेसिक प्रिंसिपल्स या बेसिक कंसेप्ट जो है फॉलो करने हैं, ताकि उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड में जो है वो यूनिफॉर्मिटी रहे। क्या रहे? वो यूनिफॉर्मिटी रहे। अगर यूनिफॉर्म हमारे पास क्या होगा? यूनिफॉर्म हमारे पास रिकॉर्ड होगा
होगा तभी जाके हम कंपेयर कर सकते हैं। और ये जो यूनिफॉर्मिटी है, ये जो कंपेरेबिलिटी है, ये ट्रांजैक्शन जो बिजनेस इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उन ट्रांजैक्शन को फिर एक इंफॉर्मेशन तरीके से डिफरेंट यूजर तक पहुंचा देते हैं। तो वो हमारे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो हमारे पास होती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें यह भी आता है कि हमारे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए वो कंपेरेबल होनी चाहिए। वो कंपेरेबल इसलिए होनी चाहिए ताकि हम एक और दूसरे कंपनी के बीच में, या एक ही कंपनी को, अगर एक ही कंपनी ए है उसका सपोज 2023 और 2022 के बीच में मुझे 22 के बीच में मुझे कंपैरिजन दिखाना है कि कितना परफॉर्म किया, कितना प्रॉफिट अर्न किया या लॉस किया, तो वो तो हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास कुछ बेसिक सेम प्रिंसिपल फॉलो किए होंगे, तभी हम कर सकते हैं। अगर हम एक महीने एक प्रिंसिपल या एक मेथड फॉलो कर रहे हैं, दूसरे मंथ में दूसरा मेथड फॉलो कर रहे हैं, तीसरे मंथ में, तो हम बिटवीन द पीरियड जो है, एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि हमारी कंपनी ने क्या परफॉर्म किया। इसलिए हमारे पास जितने भी अकाउंटेंट हैं किसी भी फर्म के, जब वो बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उनको बेसिक कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं वाइल रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। उनको कहते हैं हम अकाउंटिंग कंसेप्ट। अब देखो कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन भी ऐसा ही है। देखो कन्वेंशन जनरली, कन्वेंशन की अगर हम बात करेंगे तो कन्वेंशन एक होता है, हम कहते हैं कन्वेंशन हमारे पास क्या होता है, देखो कन्वेंशन हमारे पास एक ट्रेडिशनल होता है। क्या होता है? ट्रेडिशनल। हम कहते हैं ना, मतलब चला आ रहा है, मेरे दादा ने किया, मेरे बाप ने किया, अब मैं भी कर रहा हूं, तो ऐसा कुछ है, ठीक है कि नहीं। लेकिन यहां पर वैसा नहीं है। जाननी तो वही है कि हमारे पास जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती हैं कि जो चलता आ रहा है, ऐसा प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है, ऐसा मेथड फॉलो किया जा रहा है, किस चीज को, जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, तो वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसीजर और कुछ इंपॉर्टेंट मेथड, या हम कहेंगे कस्टम्स, ठीक है कि नहीं, कस्टम या प्रैक्टिस फॉलो करनी होती है जब हम वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, तो उनको हम कहते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, अकाउंटिंग कंसेप्ट। ऑल अबाउट नहीं, थोड़ा सा हमने डिस्कस किया कि क्योंकि हमने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं कि अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होती है। देखो कन्वेंशन में कहूंगा, जैसे हमारे पास अकाउंटिंग कंसेप्ट थ्योरेटिकल नोशन है हमारे पास, कन्वेंशन जो हमारे पास होती है वो मेथड होता है, प्रोसीजर। जैसे हमारे पास कन्वेंशन है गोइंग कंसर्न, मैं बताऊंगा कौन कौन सी कन्वेंशन है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है, इसका ऐसा नहीं है कि जब एक कोई अकाउंटेंट जो है अपनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है तो इसका वो नहीं है कि इसका इफेक्ट रिकॉर्ड करता है। जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है, इसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है। जैसे हमारे पास मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होता है, तो हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो मनी में होंगे, मतलब जिनको हम मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो हमारे पास है अकाउंटिंग कंसेप्ट। लेकिन ये कन्वेंशन इसलिए है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ आपको रिमाइंड करवा रहा है जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजैक्शन, कि आपका बिजनेस एंटिटी जो है वो एक गोइंग कंसर्न है। क्या है गोइंग कंसर्न? आप इसको क्लोज नहीं करने वाले हैं, मतलब नियर फ्यूचर में क्लोज नहीं करने वाले। आपने इसलिए नहीं ओपन किया कि आपको इसको क्लोज करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये कन्वेंशन बन रहा है, प्रैक्टिस बन रहा है। इसी वजह से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं ताकि हम हर एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद इस क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट का, इस फर्म का हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे। और इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास बैलेंस शीट आता है। हम क्यों एसेट और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं? वो इसलिए क्योंकि हमारे पास बिजनेस एंटिटी जो होती है वो एक गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है। बिजनेस एंटिटी जो होती है वो एक गोइंग कंसर्न एंटिटी है। वो ये नहीं है कि हम इसको नियर फ्यूचर में क्लोज करने वाले हैं, इसका इंडेफिनिट लाइफ होता है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा भी कन्वेंशन है। देखो ये है डिफरेंस कंसेप्ट और कन्वेंशन में। दरअसल जनरली हम इनको एक ही नाम देते हैं, बट एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है। आप बताएंगे, हमारे पास नीचे कुछ ऑप्शन दिए होंगे, बताएंगे कि इनमें कौन सी कन्वेंशन है। तो गोइंग, हमारे पास कन्वेंशन जो है वो सिर्फ तीन है। एक है GCA, मैं बताऊंगा इसको शॉर्टकट में कैसे याद करना, मैं भी आपको बताऊंगा। G मींस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, C मीन कंसिस्टेंसी, A मीन एक्रूवल। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और एक्रूवल कंसेप्ट, ये तीन हमारे पास क्या है? ये तीन हमारे पास है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अच्छा, इनको याद कैसे रखना? अगर याद नहीं रहे, बस सिर्फ इतना याद रखना है, गोवा चले आज, GCA, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल, ये हमारे पास है कन्वेंशन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग कंसेप्ट के बेस पर, जो हमने आज डिस्कस करने हैं। यहां पर भी हम एक्सप्लेनेशन थोड़ा करेंगे वाया दिस
अकाउंटिंग कंसेप्ट। देखो एमसीक्यूज, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, GAAP स्टैंड्स फॉर। देखो ये सबको पता है, दीज आर, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका मेन मुद्दा क्या है वो मुझे आपको बताना है, इसलिए मैंने ये एमसीक्यूज पहला रखा है। GAAP, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रोविजन है, या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी है, या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, या इनमें से कोई भी नहीं है। इसका एग्जैक्ट आंसर जो है, इसका राइट आंसर जो है वो है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब देखो यहां पर वर्ड है जनरली। जनरली का मतलब यह है कि हमारे पास जो भी अकाउंटेंट्स होंगे किसी भी फर्म के, पूरे एंटायर वर्ल्ड में जितने भी हमारे पास फर्म्स हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, वहां पर जो अकाउंटेंट रिकॉर्ड करेगा ना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा किसी बेसिक बेसिक और यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स पर। उनको हम कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अच्छा, ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है किसने सबसे पहले इस्तेमाल किया, किसने, किसका क्या कहते हैं रूल है कि वजूद में लाए, वो है, इसका याद रखना है, यूएसए में। ठीक है, तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अच्छा, ये मैंने अभी तक आपको डिस्कस किया कि जो हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ रहे थे, अकाउंटिंग कंसेप्ट या अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इनका मकसद क्या होता है वही मैं डिस्कस कर रहा था अभी तक। ठीक है, तो ये है हमारे पास इसका पहला एमसीक्यू जो है, बिल्कुल इजी है, कभी कभार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है कि नहीं। GAAP स्टैंड्स फॉर, जैसे कि हमारे पास रिसेंट VLW का अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, क्योंकि क्वेश्चन उसमें बहुत ज्यादा ईजी थे, तो कभी कभार ईजी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर टू की ओर मूव करेंगे हम। Which accounting principle states that companies and owners should be treated as separate entity? आपको बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल हमें यह बताता है कि जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो आपको माइंड में यह रखना है कि हमारे पास कंपनी जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, और उसका ओनर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज है। सपोज दिस एंटिटी 1, दिस इज एंटिटी 2, ये डिफरेंट एंटिटीज हैं, क्योंकि कंपनी की अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होती है और ओनर की अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होती है, और ये इसका रिकॉर्ड अलग से रखा जा सकता है और इसका रिकॉर्ड अलग से रखा जाता है। तो इसलिए हमारे पास ये दो एंटिटी जो है वो सेपरेट एंटिटी है। कौन सा कंसेप्ट हमें यह बताता है, आपको बताना है। क्या मॉनेटरी यूनिट एजम्पशन है, मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है, या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट मींस अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है, या गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि हमारे पास कौन सा कंसेप्ट हमें यह बताता है कि जब आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो आपको यह माइंड में रखना है कि कंपनी और उसका ओनर जो होता है वो डिफरेंट एंटिटीज होती हैं, एक ही एंटिटी नहीं होती है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे हर एक को, जो जो हम हमारे पास ऑप्शन में आएगा। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमें यह बताता है कि अगर आपके पास कोई बिजनेस एंटिटी है, आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, आपको वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं इन मनी टर्म्स, इन मनी टर्म, मतलब उनको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रुपीज, पैसा एटसेट्रा। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास एक क्वालिटी है उस ट्रांजैक्शन की, सपोज मैंने कुछ प्रोडक्ट परचेज किया, मैंने कोई प्रोडक्ट जो है वो परचेज किया, ठीक है कि नहीं, मुझे उसका देखना है कि क्या मैं इसको रुपीज में लिख सकता हूं या नहीं। इसकी क्वालिटी जो है वो मुझे नहीं देखनी है, वो हम मेजर नहीं करते हैं, इसकी क्वालिटी को रिकॉर्ड नहीं करते हैं हम बिजनेस ट्रांजैक्शन में। जैसे हम देखेंगे एक मैनेजर हमने अपॉइंट किया, तो मैनेजर का अपॉइंटमेंट जो है उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं रुपीज में या पैसे में, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। ये है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। दूसरा है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमें क्या कहता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को हम सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमारे पास, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमारे पास जो है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमें यह कहता है कि हमारे पास एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और उसका ओनर जो होता है वो एक सेपरेट डिफरेंट एग्जिस्टेंस उनका होता है, वो सेपरेट एंटिटीज होती हैं। जब आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है तो आपको बिजनेस के पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड करना है, ना कि ओनर के पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड करना है। तीसरा है पीरियोडिसिटी एजम्पशंस या पीरियोडिक कंसेप्ट या अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये हमें यह कहता है कि आपको एंटायर लाइफ जो है एक बिजनेस की एंटायर लाइफ जो होती है उसको स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में, टाइम पीरियड में डिवाइड करना है, ठीक है कि नहीं, ताकि आप एक डेफिनेट पीरियड के बाद
उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। तो उस चीज को हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड, जो कि हम जनरली 1 साल का होता है। उसके बाद गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये होता है, कहता है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है कि नहीं? तो ये हमने डिस्कस किया है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ज्यादा हमने इसको डिस्कस नहीं करना है। तो इसका आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है? कॉस्ट आर एक्सपेंसेस मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द सेम टाइम। कॉस्ट या एक्सपेंसेस हम कहेंगे, ठीक है। देखो कॉस्ट और एक्सपेंसेस थोड़ा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। कॉस्ट और एक्सपेंसेस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स एट द सेम टाइम एज द रेवेन्यू टू विच दे करस्पॉन्ड इज स्पेसिफाइड बाय विच प्रिंसिपल। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये कहता है कि जब हमारे पास किसी अकाउंटिंग पीरियड में हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस जो हम खर्चे करते हैं डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए एक्सपेंसेस हम करते हैं, हमने परचेज किया कुछ भी, वटेवर जो भी होगा, जिसका हमारे पास बेनिफिट जो होगा विद इन 1 ईयर जो है हमारे पास खत्म होगा। किसी बता रहा है किसी स्पेसिफाइड हमारे पास किसी करस्पॉन्डिंग या किसी भी पीरियड में अगर आपके एक्सपेंसेस कुछ हुए हैं तो आपको उस अकाउंटिंग पीरियड के, उसी अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस को उसी अकाउंटिंग पीरियड के रेवेन्यू के साथ आपको उसका क्या करना है? मैच करना है। मतलब कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस जो है आपको रिकॉर्ड करना है, आपको एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है उसी टाइम पर जिस टाइम में आपको उस अकाउंटिंग पीरियड का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया। उस अकाउंटिंग पीरियड में आपको कुछ प्रॉफिट मिला, उस अकाउंट, सपोज मैं कह रहा हूं कि 2023 जो है ये मेरे पास एक अकाउंटिंग पीरियड है फ्रॉम 2022 से लेकर, ठीक है। तो इसमें जितने एक्सपेंसेस हुए और इसमें जितने रेवेन्यू हुए वो इसी पीरियड में मुझे रिकॉर्ड करने हैं। तो ये प्रिंसिपल कौन सा है जो यहां पर प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है? आपको बताना है क्या ये मैचिंग प्रिंसिपल है, क्या ये मैचिंग प्रिंसिपल है, क्या ये गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल है, कंसिस्टेंसी है या प्रूडेंस है। तो इसका राइट आंसर जो हमारे पास है वो है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि अगर आपने कंपनी की परफॉर्मेंस, उसका प्रॉफिट निकालना है, या आपको क्या करना है, उसका लॉस निकालना है, या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को, मींस पोजीशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज को मेजर करना है, आपको उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में कितने एक्सपेंसेस, मतलब जिस अकाउंटिंग पीरियड में जो एक्सपेंसेस हुए हैं उसको मैच करना है उसी अकाउंटिंग पीरियड के रेवेन्यू के साथ। तब जाके आप इन दोनों का समराइज रिजल्ट या नेट रिजल्ट जो होगा वो आपको बताएगा क्या आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। मींस कि हमारे पास ये मैचिंग प्रिंसिपल जो है यही एक बेस बन जाता है हमारे पास, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के क्या कहते हैं एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज का रिकॉर्ड होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्या करना है कि आपने रेवेन्यू अर्न किया है, ठीक है कि नहीं, वो आप अगले साल के इनकम एक्सपेंसेस के साथ मैच करेंगे या प्रीवियस ईयर्स के, नहीं, उसी अकाउंटिंग पीरियड में। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है, विच कंसेप्ट स्टेट्स दैट, अच्छा इसमें पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैचिंग प्रिंसिपल मैंने बताया, गोइंग कंसर्न हमने पढ़ा है, अब हमारे पास है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल और प्रूडेंस प्रिंसिपल। इनको में साथ जो हम डिस्कस करेंगे फिर हम बाद में वो डिस्कस नहीं करेंगे। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये कहता है कि जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन, मैंने एक साल में, पहले साल में बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, फिर मैंने दूसरे साल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, तीसरे साल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, तो इसका ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो जो आपने पॉलिसी, जो आपने प्रिंसिपल, कांसेप्ट, मेथड पहले साल में फॉलो किए वही दूसरे साल में भी करने हैं, तीसरे साल में भी करने हैं, चौथे साल में भी करने हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है कंपैरेबिलिटी, जो मैंने आपको बताया, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि पहले साल और दूसरे साल में कितना डिफरेंस आया, क्या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, दूसरे और तीसरे साल के कंपैरिजन में हमारे पास कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, तो वो होता है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो प्रूडेंस प्रिंसिपल जो है बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल जो है वो हमें ये कहता है कि जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना, तो आपको क्या करना है कि आपको ये बताता है एक पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। ये आपको बताता है कि जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको किस तरीके से सेफली रिकॉर्ड करना है, क्या करना है आपको। जब आपके पास बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होगी तो आपको क्या करना है, आपको सेफ प्ले करना है, मीन सेफली रिकॉर्ड करना है। क्यों? ताकि आपका कोई इसमें लॉस ना हो, ठीक नहीं। कैसे? प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है कि जितने भी फ्यूचर में लॉसेस होने होंगे या कोई भी हमारे पास एक्सपेंस होगा या कोई लायबिलिटी क्रिएट होगी, उसको आप आज ही, सपोज आज हमारे पास 2023 है, इस अकाउंटिंग पीरियड में, मींस 2022 टू 2023 की अगर हम बात करते हैं तो इस अकाउंटिंग पीरियड में अगर मुझे फ्यूचर लॉस जो है, मतलब सपोज 2022 फेब में मुझे फ्यूचर लॉस जो है सपोज दिसंबर
2023 में कोई लॉसेस होने वाले हैं, ठीक है कि नहीं, या आगे किसी मंथ में हमारे पास लॉस होने वाले हैं, तो हम फ्यूचर लॉसेस जितने भी होंगे उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रेडिक्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं एज अ लाइबिलिटी। क्या कर सकते हैं? एज अ लाइबिलिटी या एक्सपेंसेस ऑफ द करंट अकाउंटिंग पीरियड। लेकिन ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आप लॉसेस को तो प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन आप प्रॉफिट आपको कितना अर्न करेंगे आप फ्यूचर में, वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, वो आपको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर में कितना प्रॉफिट हुआ या क्या क्या हुआ। दूसरी चीज ये कहता है कि आपको क्या करना है कि आपके पास जो एसेट्स हैं, आपके पास जब इनकम आती है, ठीक नहीं, एसेट्स को आपको आवर एस्टिमेट नहीं करना है। अवर एस्टिमेट करेंगे तो आपको जब डिविडेंड देना पड़ेगा वो आउट ऑफ आपकी कैपिटल में देना पड़ेगा, जिससे आपको लॉस होगा, ठीक है कि नहीं। तो ये दो चीजें जो है, मेन दो इंपॉर्टेंट चीजें जो है, या हम ऐसा कह सकते हैं लाइबिलिटीज जो हमारे पास है उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। ये चीजें हमारे पास एक चीज वजूद में लाती है जिसको कहते हैं हम हिडन प्रॉफिट, ठीक है नहीं। तो जनरली कंपनीज ऐसा करती हैं, अवर स्टेटमेंट या अंडर स्टेटमेंट करती हैं, तो ऐसा नहीं करना है। और प्रॉफिट को जनरली हमारे पास इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, अनसर्टेनिटीज, जो भी फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज होंगी उसके बारे में हमारे पास कौन सा कहता है? प्रूडेंस प्रिंसिपल। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे विच कंसेप्ट स्टेट दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट, मींस फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्विवेलेंट या इक्वल क्रेडिट समथिंग। तो ये हमारे पास क्या कहता है कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट, मतलब हमारे पास बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जब हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट होता है इसका। क्या होता है? ड्यूअल एस्पेक्ट्स होते हैं। मतलब हमारे पास एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उसका एक इफेक्ट अगर डेबिट होगा तो दूसरा इफेक्ट क्या होगा? क्रेडिट होगा। मींस ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हमने एटलीस्ट दो अकाउंट में लिखनी है, जिसमें एक अकाउंट जो है वो डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट जो है हमारे पास क्रेडिट होगा। ये हमारे पास है ये हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बताना चाह रही है। अब हमारे पास ये जो है किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बिल्कुल नहीं, अभी हमने पढ़ा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट ये भी मैंने आपको बताया। अब हमारे पास है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इसका करेक्ट आंसर है, और ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट जो है ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है फॉर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, और ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, जो हमें बताता है कि जो कंपनी हमारे पास है उसका फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो क्या है, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो कंपनी का क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फॉर मेजरिंग इनकम द मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड इज, अगर आपने इनकम किसी कंपनी की मेजर करनी है तो इन चार ऑप्शन में से सबसे बेस्ट मेथड जो होगा, एक्सेप्टेबल मेथड जो होगा वो कौन सा हो सकता है? पहला ऑप्शन है टू अप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, दूसरा ऑप्शन है टू अप्लाई द एवरेज रिटर्न इन इंडस्ट्री ऑन कैपिटल, टू मैच द कॉस्ट विद रेवेन्यू, टू फाइंड आउट द डिफरेंस इन नेटवर्थ एज ऑन 2 days। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको कंपनी का इनकम मींस आपको प्रॉफिट मेजर करना है या लॉस हुआ है मींस, ठीक नहीं, तो आपको क्या करना है कि रेवेन्यूज जो आपको रेवेन्यू जनरेट हुए उसको मैच करना है उसी अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस के साथ अकॉर्डिंग टू मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर हमारे पास फिर इस मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है? टू मैच द कॉस्ट विद रेवेन्यू। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 द करेक्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये इंप्लीकेशन है दिस ड्यूअल एस्पेक्ट कांसेप्ट का। अब आपको यहां पर बताना है अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन हमें यह कहती है कि ऑब्जेक्ट जो हमारे पास फर्म है उसके जितने भी एसेट्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? उसकी लायबिलिटीज के बराबर, ठीक है। अब यहां पर लायबिलिटीज दो किस्म की होती है, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, दूसरी होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी होती है ओनर्स इक्विटी जिसको हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है जनरली हम जिसको हम लायबिलिटीज कहते हैं या आउटसाइडर्स लायबिलिटी या आउटसाइडर्स क्लेम जिसको हम कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो अकाउंटिंग इक्वेशन बन रही है वो है एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। तो एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अपने ऑप्शन में दिख रहा है कि एसेट और लायबिलिटी इज इक्वल्स टू इक्विटी। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है कि नहीं। इसको इधर से इसको थोड़ा चेंज किया है, इंटरचेंज किया है, जिसकी वजह से हमारे पास एसेट माइनस लायबिलिटी जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू इक्विटी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास है एज पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल सेल्स रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम व्हेन। अभी बता रहा है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने सेल्स रेवेन्यू जो हमें मिलेगा जब हम सेल करेंगे, कैश सेल करेंगे या क्रेडिट सेल करेंगे, उसका रेवेन्यू जो है हमने रिकॉग्नाइज तब करना है। रिकॉग्नाइज मीन हमने इसको आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है, मींस फिर उसके बाद रिकॉर्ड करना है बुक्स में। हमारे पास जो सेल्स रेवेन्यू होगा वो हमें कब रिकॉर्ड करना है? जब हमने किसी सामान के लिए ऑर्डर लिया है, ओनरशिप ऑफ अ गुड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू बायर,
उस गुड का ओनरशिप जो है वो हमने ट्रांसफर किया है, या ओनरशिप जो गुड का है वो ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम सेलर टू सप्लायर टू बायर, या कैश इज रिसीव्ड, या ऑल ऑफ द अबव। देखो जनरली हमारे पास माइंड में ये आ जाएगा, तो देखो सेल का रेवेन्यू जो है वो हम तब लिखेंगे जब हमारे पास कैश रिसीव हुआ, ऐसा नहीं है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट या रियलाइजेशन कंसेप्ट हमें ये कहता है आपको रेवेन्यू को रियलाइज तब करना है, रिकॉर्ड तब करना है जब ट्रांजैक्शन हुई। क्या हुई? ट्रांजैक्शन हुई, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हुई, चाहे कैश मिला या नहीं मिला, चाहे क्रेडिट में है, चाहे आपको कैश मिला या नहीं मिला, ट्रांजैक्शन हुई, आपको उसका इफेक्ट आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, इसी तरीके से एक्सपेंसेस जो है आपको रिकॉर्ड करनी है जब ट्रांजैक्शन हुई है, चाहे आपने पे किया या नहीं किया, वो बात की बात है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हमारे पास हुई, तो यहां पर अगर हम देखेंगे ऑप्शन बी को, ऑप्शन बी कहते हैं ऑर्डर इज टेकन फॉर मर्केंटाइल, ऑर्डर लिया है, कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी हुई है। कैश इज रिसीव्ड, ये जरूरी नहीं है, ठीक है कि नहीं। अब ओनरशिप ऑफ गुड इज, ओनरशिप कब गुड की ट्रांसफर की जाएगी? सेलर टू बायर, वो तब जब हमारे पास ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, ड्यू टू विच कंसेप्ट अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अभी हमने डिस्कस किया किस अकाउंटिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड नहीं की जाती है, वो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ठीक है, इसमें हमारे पास एक और कंसेप्ट है एक्रूवल कंसेप्ट और कॉस्ट कंसेप्ट। एक्रूवल कंसेप्ट हमें क्या कहता है कि अगर आपने किसी अकाउंटिंग पीरियड में आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ, मींस अगर आपको रेवेन्यू आपको रिकॉर्ड करना है या आपने कोई एक्सपेंसेस की है, ठीक है कि नहीं। अब रेवेन्यू जब जनरेट होगा तो आपके पास कैश मिलेगा, तो ये कंसेप्ट ये कहता है कि चाहे आपको कैश मिला या नहीं मिला, चाहे आपने क्रेडिट पे किया, देखो आपका रेवेन्यू जनरेट हो, आपने रेवेन्यू अर्न किया, चाहे आपको कैश मिला या नहीं मिला, आपको एक्सपेंसेस हुए, चाहे आपने पे किया या नहीं किया, ठीक है कि नहीं, तो आपको उसी अकाउंटिंग पीरियड में, देखो आपने रेवेन्यू अर्न किया, आपने इनकम कोई रेवेन्यू अर्न किया, लेकिन आपको उसका पैसा अगले साल में मिलेगा, तो अगले साल में आपको उसको रिकॉर्ड नहीं करना, आपको उसी साल में रिकॉर्ड करना है जिस साल में आपने इसको अर्न किया। आपके एक्सपेंसेस हुए, अगर आपको एक्सपेंस इस साल में हुए, आपने पे नेक्स्ट साल में किए, तो आपको क्या करना है, आपको उसी साल में इसको रिकॉर्ड करना है जिस साल में ये हुआ है। ये कहता है एक्रूवल कंसेप्ट। फिर है कॉस्ट कंसेप्ट की, अगर हम बात करते हैं तो कॉस्ट कंसेप्ट के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि जब आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, जब आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, तो आपको किसी प्रोडक्ट या किसी मर्केंडाइज का क्या कहते हैं उसका अमाउंट जो है रिकॉर्ड करना होगा। आप उसका अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, कौन सा अमाउंट? जो अमाउंट आपने इसको परचेज करते समय, मींस जो एक्विजिशन कॉस्ट है उस कॉस्ट पर, मींस हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये नहीं कि अभी मार्केट में कौन सी कॉस्ट चल रही है तो उस पर रिकॉर्ड करना है, नहीं, आपको क्या करना है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इसका मेजर करना है। ये एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस बन जाती है जनरली फाइनेंशियल क्या कहते हैं स्टेटमेंट्स की, कि हम इसमें इन्फ्लेशन का जो इंपैक्ट होता है वो नहीं लेते हैं। दिस वाज द कॉस्ट कंसेप्ट एंड एक्रूवल कंसेप्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 9 हमें कहता है द ओनर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमने कल पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, तो दिस इज एंटिटी कंसेप्ट, सिंपल, इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है, एज पर द एक्रूवल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अभी हमने पढ़ा एक्रूवल कंसेप्ट, जो एक्रूवल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एनी फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होगी शुड बी रिकॉर्डेड। कब आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होगी? एक्रूवल कंसेप्ट हमें यह कहता है कि कौन सी, जब हमारे पास फाइनेंशियल या बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है उसको कब रिकॉर्ड करना है। व्हेन प्रॉफिट इज कंप्यूटेड, ये कहता है जब आपको प्रॉफिट मिला, जब आपको इनकम मिली। व्हेन बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, जब बैलेंस शीट प्रिपेयर की। व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, जब आपको कैश मिलेगा या जब आपने कैश पे किया। व्हेन ट्रांजैक्शन अकर्स, अभी मैंने आपको बताया जब ट्रांजैक्शन हुई आपको इसके इफेक्ट जो है वो रिकॉर्ड करने हैं। इसका करेक्ट आंसर है व्हेन ट्रांजैक्शन अकर्स। व्हेन प्रॉफिट इज कंप्यूटेड जरूरी नहीं है ऐसा, व्हेन बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऐसा जरूरी नहीं है। व्हेन ट्रांजैक्शन अकर, जब ट्रांजैक्शन हुई तो आपको फिर कैश रिसीव करना है, पे करना है, आपको मिला या नहीं मिला, लेकिन ट्रांजैक्शन हुई है तो तब आपको इसको क्या करना है, आपको रिकॉर्ड करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट डिफरेंशिएट बिटवीन ओनर एंड द मैनेजमेंट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये इसका आंसर जो होगा दैट विल बी सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। देखो हमारे पास कंपनी में ओनर है, हमारी कंपनी में हमारे पास मैनेजमेंट है, ये दो डिफरेंट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंट एंटिटी है। इसका हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेंगे, इसका जो है ओनर जो होगा इसका एक पर्सनल अकाउंट होंगे, ठीक है नहीं। ये दोनों चीजें जो है सेपरेट है, वो इसलिए बिकॉज ऑफ सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस इज एज्यूम्ड एज हैविंग। बिजनेस जो हमारे पास होता है उसमें जो लाइफ होती है वो क्या होती है, कितनी लाइफ होती है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमें कहता है कि बिजनेस की लाइफ कितनी होती है, अनलिमिटेड लाइफ, एन इंडेफिनेट लाइफ, अ वेरी लॉन्ग लाइफ, या कोई भी नहीं है। अभी हमने बताया कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि आपने बिजनेस एंटिटी इसलिए ओपन किया, आपको उसको नियर फ्यूचर में क्लोज नहीं करना है, इसकी इंडेफिनेट लाइफ होती है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है
अकाउंटिंग कंसेप्ट आर बेस्ड ऑन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है अकाउंटिंग कंसेप्ट जो होते हैं वो कुछ किस पर बेस्ड होते हैं, सर्टेन एजम्पशन या फैक्ट्स एंड फिगर्स या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था चाहे हमारे पास कंसेप्ट है चाहे हमारे पास कन्वेंशन है, ये बेसिक एजम्पशंस होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक एजम्पशंस होते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते हैं, सर्टेन एजम्पशन। इसी से करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जो ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, सर्टेन एजम्पशन। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 जो है अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। अब मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमें यह कहता है कि हमने पढ़ा कि वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है जो मॉनेटरी इन नेचर होंगी। अब देखो ऑप्शन ए कहता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट अराइजिंग आउट, हमने बताना क्या विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट, ये नॉट पे फोकस करना है, जो नहीं है, जो हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, क्योंकि एसेट्स को हम वैल्यूएशन करते हैं, रीवैल्यूएशन अगर हमने की तो प्रॉफिट अर्न हुआ, वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। कमीशन पेएबल टू द सेल्समैन, ये एक लायबिलिटी हमारे पास है, जो सेल्समैन को हमने कमीशन पे करनी है तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट परचेज, हमने प्रोडक्ट परचेज किया, अगर हमने प्रोडक्ट परचेज किया उसका परचेज अमाउंट जो हमने रिकॉर्ड करना है, लेकिन क्वालिटी हम मेजर नहीं करते हैं, इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी जो है दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 हम डिस्कस करेंगे, बस एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स, ये भी सेम ही है हमारे पास, ठीक है कि नहीं, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के बेस पर है कि नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है इज नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। हमारे पास जो नॉन फाइनेंशियल जिनको हम मॉनेटरी टर्म में नहीं लिख सकते उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कि क्यों क्यों हम इनको रिकॉर्ड नहीं करते हैं? बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो दिस वाज ऑल अबाउट एमसीक्यूज ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल। 15 हम और डिस्कस करेंगे अगले सेट में। फिर उसके बाद हम टॉपिक जो है जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन है, जर्नल है, उसका एक एमसीक्यू सेट लेंगे। उसके बाद बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का सब्सिडी बुक का अलग से, मींस कैश बुक का अलग से डिस्कस करेंगे। फिर लेजर का डिस्कस करेंगे, फिर डबल एंट्री बुक कीपिंग पे हम करेंगे, ट्रायल बैलेंस, इस तरीके से हम कंप्लीट सेट जो है अलग अलग से करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक्स।